40 साल पहले नवंबर 1984 में दिल्ली में इसी देश की राजधानी में 4000 सिखों को बड़ी बेरहमी से बुरी तरह से मारा था। 3 दिन ये कत्लेआम, ये जीनोसाइड चलता रहा। और इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये जीनोसाइड कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया और किस तरह वो जो लोग सिखों को मारने वाले थे उनको हाई पोजीशन दी गई, ना कि उनको सजा दी गई। हम गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के बाहर खड़े हैं। ये गुरुद्वारा रकाबगंज साहब का मेन गेट है। ये गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब का गुरुद्वारा है। गुरु तेग बहादुर साहब जिनको सारा हिंदुस्तान जानता है, रादर सारी दुनिया जानती है कि ये सिख गुरु थे, 9th गुरु थे और इन्होंने हिंदू धर्म को बचाया। गुरु तेग बहादुर साहब ने जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर, तब उस वक्त के मुग़ल राजा औरंगजेब वो उनको जनेऊ उतारने के लिए जोर डाल रहे थे, उनको मुस्लिम कन्वर्ट करने के लिए उनके ऊपर जोर डाल रहे थे और उनको मारा जा रहा था। तब गुरु तेग बहादुर साहब आगे आए और उन्होंने खुद अपनी शहादत देके ना कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों को बताया बल्कि हिंदू धर्म को बचाया। और आज सारी दुनिया ये जानती है कि गुरु तेग बहादुर साहब की वजह से आज ये हिंदुस्तान अगर है, कायम है, तो उनकी वजह से है। और मगर 1 नवंबर 1984 को इसी मॉब गुरुद्वारा साहब के ऊपर मॉब ने अटैक किया। 1 नवंबर 1984 और मॉब ने अटैक करके गुरुद्वारा साहब को आग लगाई और साथ में यहाँ पे 2 सिखों को जिंदा जला दिया गया। ये आला ये 1 नवंबर 1984 को यहाँ पे ये एरिया जो कि VIP एरिया है, ये बिल्कुल पार्लियामेंट की दीवार है, मोस्ट VIP एरिया है और पूरा सिक्योर एरिया है। जो सामने सिक्योरिटी आपको पार्लियामेंट की सिक्योरिटी दिख रही है, 1984 में भी पार्लियामेंट यहीं थी और यहीं पे ये हमेशा लार्ज नंबर में सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे रहती थी। मगर उनके रहते हुए भी गुरुद्वारा साहब पे सारा दिन अटैक चलता रहा। सुबह तकरीबन 10:30-11 बजे ये अटैक शुरू हुआ 1 नवंबर 1984 को। शाम को 4-5 बजे तक लगातार अटैक चलता रहा। गुरुद्वारे के ये मुख्तियार सिंह जी तब उस वक्त इस गुरुद्वारे में काम करते थे, गुरुद्वारे के एम्प्लाई थे। ये जो कुछ सिख थे अंदर गुरुद्वारे के एम्प्लाई, वो वहाँ पे इकट्ठे हुए और वो गुरुद्वारे के सामने खड़े हो गए और मॉब से लड़ना शुरू कर दिया कि हम मॉब को, गुरुद्वारा साहब को अटैक नहीं करने देंगे। ये लड़ाई चलती रही लगभग सारा दिन। यहाँ पे मॉब को लीड कर रहा था कांग्रेस लीडर कमलनाथ, उस वक्त तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। उसके बाद उसको एज ए रिवार्ड मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद उसको मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। आज भी वो एक कांग्रेस का प्रोमिनेंट लीडर है। वो इस मॉब को लीड कर रहा था और मॉब को रोकने की बजाय वो पुलिस को रोक रहा था और कह रहा था अंदर जो सिख मौजूद हैं, जो गुरुद्वारे को डिफेंड कर रहे हैं, उन सिखों के ऊपर गोली चलाई जाए और उसकी प्रेजेंस में। और यहाँ पे 2 सिखों को यहाँ पे जिंदा जलाया। एक बुजुर्ग सिख वो बाहर आया हाथ जोड़ के और उसने मॉब को ये कहने लगा कि ये गुरु तेग बहादुर जी साहब का गुरुद्वारा है, ये आप इसको क्यों आग लगा रहे हो। उन्होंने मॉब ने उसी वक्त उस सिख को वहाँ पकड़ लिया, उसको बुरी तरह पीटा और उसको आग लगा दी। उसका बेटा अंदर जो इन मुख्तियार सिंह जी के साथ इनके साथ खड़ा था, वो भागा आया अपने बाप को बचाने के लिए, उसको भी वहीं पे पकड़ के उन दोनों को वहीं पे पीट के उनको आग लगा दी। 2 घंटे वो तड़फते रहे, उनकी बॉडी यहाँ पे पड़ी रही। यहाँ पे पुलिस फोर्स मौजूद थी, सिक्योरिटी फोर्स मौजूद थी, कमलनाथ मौजूद था, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस मौजूद था। किसी ने उनको हॉस्पिटल में नहीं लेके गए। वो सारे के सारी जितनी पुलिस फोर्स थी
वो अटैक कर रही थी, वो इंटरेस्टेड थे अंदर सिखों को, जो कुछ सिख अंदर हैं उनको साइड पे करो और करके गुरुद्वारे पे अटैक करो और गुरुद्वारा को चलाओ। ये मुख्तियार सिंह जी आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से अटैक हो रहा था, कैसे कैसे कर रहे थे, कहाँ कमलनाथ मौजूद था और इतनी सारी पुलिस की प्रेजेंस में ये क्या हो रहा था। जहाँ आप जो जहाँ पे डिफेंड कर रहे थे गुरुद्वारा साहब को, कितने लोग थे आप? जो गुरुद्वारे में हम बचाने के लिए थे 15-20 आदमी थे, तब तो बहुत संगत कम आती थी, तो बाहर ये स्टैंड थे, यहाँ तक का रास्ता था 3 मूर्ति को जाने का, सारी पब्लिक यहीं उतरती थी। इस मॉब को कमलनाथ लीड कर रहा था और कांग्रेस के बहुत सारे और लीडर भी बाद में सारा दिन यहीं रहे मौजूद और सिखों के खिलाफ स्लोगन बोलते रहे और मारने की शोर मचाते रहे और बार बार हम पे अटैक होता रहा। जो आप जितने लोग थे वो सारे के सारे गुरुद्वारे के एम्प्लॉय थे? गुरुद्वारे के ज्यादा एम्प्लॉय थे, जहाँ स्टाफ के क्वार्टर थे, स्टाफ क्वार्टर थे, बाहर थे। कहाँ पे खड़े थे आप? हम यहीं तक खड़े थे, सामने यहाँ ये गाड़ी खड़ी है। हाँ, तो मॉब का अटैक कहाँ से? मॉब यहाँ एक गेट से एंटर हुआ, यहाँ तब साइकिल स्टैंड होता था। हाँ। ये गेट ऐसे नहीं थे, तब तो सिंगल पिलर वाले गेट थे। हाँ। छोटी छोटी द्वार थी 4 फुट की। हाँ। सब कुछ वैसे नजर आता था। इतना हाई सिक्योरिटी जोन होने के बावजूद, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस साथ है, यहाँ हर वक्त हाई सिक्योरिटी रहती है, पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन पुलिस के सामने ये मॉब जो है हमें मारने के लिए सारा दिन अटैक करता रहा। ये तो गुरु साहब की कृपा, गुरु तेग बहादुर पातशाह जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपना बलिदान दिया और धर्म की रक्षा की, उनके गुरुद्वारे को आग लगाने और उनके सिखों को, गुरुद्वारा सिखों का नहीं सबका साझा है, हमारी तो सिर्फ कस्टोडियन है हम इसके लिए, लेकिन हमें मारने के लिए सारा दिन मॉब जो है अटैक करता रहा। कितना बड़ा मॉब था? यहाँ ये सड़क जो है इसमें पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी पब्लिक थी। कमलनाथ कहाँ खड़ा था? कमलनाथ ये गेट के सामने खड़े थे। हाँ, उसके बाद अंदर भी आप कहते थे? अंदर आए और यहाँ ये स्टाफ क्वार्टर थे, जहाँ बोर्ड लगा है। हाँ। इसके पीछे क्वार्टर थे, वहाँ एक गाड़ी को आग लगा दी। अच्छा। और जब हमने इधर से रोका तो ये मॉब दूसरे गेट से दर्शन ड्योढ़ी वाले से अंदर गया, अंदर घुसा और पीछे पेट्रोल पंप के पीछे दीवार इन्होंने गिरा दी, उससे अंदर घुस के गुरुद्वारे को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन हम यहाँ से उधर भागे तो तब इधर उन्होंने लोग तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। हमने उधर से रोका, गुरुद्वारे उनको एंटर नहीं होने दिया, लेकिन एक गेट को उन्होंने आग लगाने में वो सफर है, जिसको हमने बजाने में हम उसको बजा के गुरुद्वारे को बचा सके। एक काम जो है सुबह 10:30-11 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चलता रहा। पहले कितनी पुलिस थी बाहर? पहले पुलिस बहुत थी, सीआरपी और पुलिस बहुत थी सारा दिन। किसी ने कुछ नहीं रोका। आपको रोक रहे थे? नहीं रोकते? नहीं, किसी ने नहीं रोका, उल्टा हमें वो तो रोक रहे थे। हाँ। हमें मरवाने की कोशिश कर रहे थे और कहते ये अंदर भी गोलियां लगी थी जब पुलिस ने अंदर भी। मैं आपको दिखाता हूँ जो साइन है, गोलियां हाँ। लगी है। हाँ। उनके अभी भी साइन है, अभी भी वहाँ पे लेकिन जो है कि बहुत सारी बिल्डिंग, जो बहुत सारा सामान है वो सारा बदल चुका है, तो नए बन गया। एक गुरुद्वारे के द्वार पे 2-3 साइन बचे हैं, बाकी सब जो है वो सामान खत्म हो गया जंगल आके। और इतनी गोलियां गुरुद्वारा साहब को लगी? इतनी गोलियां लगी हैं। कितनी लगी गोलियां? तो अभी भी 3-4 निशान है। हाँ। जो बाहर बाकी बिल्डिंगों में थे वो तो खत्म हो गया, बहुत सारी गोलियां चली। तो पुलिस ने कहाँ से? यहाँ ये स्टैंड है, बस का स्टैंड है। हाँ। जहाँ से सीआरपी वालों ने गोली चलाई है। अच्छा, वो उधर आपके ऊपर और गोली वहाँ पे लगी? गोलियां द्वार पे लगी, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग थी पहले, प्रसाद का काउंटर यहाँ था, तो हम उसकी आड़ में रुके हुए थे, तो उन्होंने गोलियां जो चलाई है हमें मारने के लिए। अच्छा, जो प्रसाद का के यहाँ पे प्रसाद का काउंटर था? ये प्रसाद का काउंटर और जोड़ा घर यही था। आप उसके पीछे छुपे हुए थे? हाँ, दीवार के पीछे। दीवार के उनके पीछे थे। तो वो आपके ऊपर गोलियां चला रहे थे, वो गोलियां जाके गुरुद्वारा साहब को लगी? मतलब गोली तो इसलिए चला रहे कि डर के अंदर भागेंगे और वो जो है अंदर जाके इनको मार सके और साड़ सके। ये तो गुरु तेग बहादुर पातशाह ने, जिन्होंने इतना बड़ा धर्म बचाया, उन्होंने हमें हाथ दे के रख लिया। और आपके पास क्या थी? कृपाने थी? क्या थे हमारे पास? तो जो नॉर्मल हमारे गुरुद्वारे में जैसे बरछे कृपाने होती है। हाँ। वही थे। एक मैनेजर साहब के घर में गन थी, जो बाद में उन्होंने हवा में फायर करके मॉब को रोकने की कोशिश की। हाँ।
और उन पे भी फिर केस चला, कवलजीत पे केस चला, उनको पकड़ लिया उल्टा। उनको पकड़ लिया उल्टा। हाँ। तो ये काम जो है सारा दिन चलता रहा और यहाँ से मतलब कांग्रेस के लीडर सारा दिन ये कोशिश करते रहे कि बार बार इकट्ठा करके मॉब को अंदर धकेलने की कोशिश करते रहे कि इनको गिनती के सिक्के इनको उठा लो। कहाँ से जो और जो यहाँ दो बेटा जिनको चलाया वो कहाँ से ये यहीं तक प्रसाद का काउंटर था और जोड़े घर के सामने वो बैठे थे। इसमें गेट होता था जहाँ अब ये शेड बना है, इसमें 2 गेट थे छोटे। वो वहाँ से हाथ जोड़ते हुए गए कि आप गुरु साहब के गुरुद्वारे पे क्यों पथराव कर रहे हो, क्यों इनको आग लगाने की कोशिश कर रहे हो। उनको वहीं पत्थर मार के घेर दिया और आग लगा दी। उनकी बॉडी वहीं जलनी शुरू होगी। उनका जवान बेटा उनको उठाने के लिए गया, उसको भी वहीं मारा। और वो आदमी दोनों बाप बेटा 2-3 घंटे तड़फते रहे। किसी इतनी फोर्स होने के बावजूद किसी ने उनको हॉस्पिटल नहीं लेके गए, कोई उनको मेडिकल मदद नहीं उनकी की गई और ना कोई हमारी सुनवाई हुई कि इनको कहीं लेके जा सकें, क्योंकि सारे रास्ते बंद थे। हमारे स्टाफ के आदमी जो गुरुद्वारे से आ रहे थे उनको भी आग लगा दी थी रास्ते में। वो संजय सूरी जी उनके गवाह हैं कि उनके सामने उनके रास्ते में आते उनके सामने उनको आग लगाई गई थी, उनको भी मारने की कोशिश की। ये सारा दिन गुरु तेग बहादुर पातशाह के जिन्होंने धर्म के लिए, जिनको आज हम बड़े फख्र से लोग कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर धर्म की चादर, हिंद की चादर, लेकिन उन्हीं के स्थान को तोड़ने, साड़ने, मारने के लिए उनके सिखों को सारा दिन ये जो है अटैक होता रहा। कोई बचाने के लिए आज 40 साल गुजर जाने के बाद भी कोई इंसाफ जब कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप वहाँ दिखा सकते हो यहाँ पे निशान, गोलियों के जो निशान गोलियों के निशान मैं आपको दिखा सकता हूँ। आ जाओ वहाँ ले आओ। वहाँ पे जो वो येलो कलर का ट्रक खड़ा है, वहाँ पे वो उससे आगे वहाँ पे वो स्टैंड था। उस स्टैंड के छत के ऊपर वो सीआरपी वाले और वो पुलिस वाले वहाँ पे खड़े थे, वहाँ से गोली चला रहे थे। ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये होलोग्राफर ब्लू कलर का होलोग्राफर ऑडिटोरियम वाला, यहाँ पे प्रसाद का काउंटर था। इस काउंटर की दीवार थी, उस दीवार के पीछे ये सभी जो सिख जो गुरुद्वारे के एम्प्लॉइज़ जो गुरुद्वारा साहब को डिफेंड कर रहे थे वो थे। उधर से वो गोली चला रहे थे, गोलियां सीधी जहां लगी ये गोली का निशान है। हाँ, ये गोली का निशान है। बाकी उसके बाद हाँ ये गोली का निशान है। बाकी उसके बाद यहाँ पे रेनोवेशन हो गई, रेनोवेशन के बाद बाकी निशान नहीं रहे। और निशान कहाँ कहाँ हैं जी? वहाँ भी निशान हैं। अब तो यहाँ वो जो शहीद हुए उनके याद में एक दीवार भी बनाई गई है। यहाँ पे ये मेमोरियल बनाया है, ये डेडिकेटेड टू द मार्टिर्स ऑफ 1984। ये जो यहाँ पे पिक्चर जो लगी हुई हैं ये एक्चुअल फोटोग्राफ्स हैं। ये सामने बस है, ये एम्स के पास है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल के पास है। ये एक बस है, इस बस में से ये सरदार जी को उठा रहे हैं, निकाल के वहाँ पे उनको पीट रहे हैं। देखो उनको उनके हेयर से पकड़ा हुआ है। और ये देखिए ये नीचे उनके सब्जी का उनके पास है, सब्जी के लिफाफे उनके पास है और कैसे उनको बुरी तरह पीट रहे हैं। और जो पीट रहे हैं उनके भी शक्लें भी सब दिस रही हैं, मगर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ इनके खिलाफ। ये कनॉट प्लेस है, ये कनॉट प्लेस में ये गाड़ियाँ जली हुई, सिखों की गाड़ियाँ जली हुई कनॉट प्लेस के एरिए में। ये कनॉट प्लेस का सीन है सर, सभी ये गाड़ियाँ जली हुई। और ये देखिए ये जो है कोका कोला की फैक्ट्री, कैंपा कोला की फैक्ट्री होती, कैंपा कोला की फैक्ट्री थी, ये कनॉट प्लेस के एरिया में थी। ये कैंपा कोला की फैक्ट्री, ये कैंपा कोला की फैक्ट्री को भी आग लगाई, ये ट्रक जलाया हुआ। ये देखिए ये जो है ये पहाड़गंज की स्टोरी है। पहाड़गंज में ये यहाँ पे सानी पेंट की एक शॉप थी, वो सानी पेंट की शॉप को इन्होंने 4 भाइयों को उनको वहाँ पे शॉप के अंदर जिंदा जला दिया। और इस यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे उनके पास जो 4 ब्रदर थे अंदर, उनके पास रिवॉल्वर था। ये मॉब उनके पास नहीं जा रहा था, पीछे पुलिस वाले खड़े थे इनके पीछे, जहाँ हमारे पास एफिडेविट है ये, इनके पीछे पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने मॉब को बोला जाओ जाओ जाके आग लगाओ, उनके पास एक ही रिवॉल्वर है, 2-4 गोलियां होंगी, चला देंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। और ये उनको ने मॉब को आगे भेज के ये
ये एक उनको पेंट के वो उठा के ड्रम, उनको आग लगा के, स्प्रिंटर के ड्रम उठा के आग लगा के चारों को चारों भाइयों को जिंदा जलाती है। ये मरीना होटल, कनॉट प्लेस जो दिल्ली का डाउनटाउन माना जाता है, जो वहाँ पे मरीना होटल का सीन, ये एक्चुअल फोटोग्राफ्स है सारी वहाँ की उस वक्त की। ये नाम्स हैं जिनको मारा, इन मॉब ने मारा, ये सारे के सारे ये नाम्स हैं। वो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 2733 लोग जिनको मारा गया, उनके सब के नाम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये वाली देखिए, बहुत ही एक हैरानी वाली ये पिक्चर, ये प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड हैं। प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड उनको स्कॉट कर रहा है। 31 अक्टूबर को ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में जब प्रेसिडेंट पहुंचे तो उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ, उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए और ये उनका जो स्कॉट था ये उसका सिर पाड़ दिया। ये इसको वहीं पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ये हाल है। ये सीन है ये त्रिलोकपुरी के इलाके एरिए का। क्या हाल है, कैसे क्या हाल किया। तो ये देखिए, ये अब आ गई सबकी लिस्टें, जो जैसे जिनको मारा साथ में उनके एड्रेस। ये देखिए जी, ये दिल्ली की हैं, ये सारे नाम ये दिल्ली के, ये दूसरे शहरों के हैं, ये बाकी शहरों में कानपुर, बोकारो, ये इंदौर में और जगह जगह पे। इनको देखते देखते आदमी थक जाता है, मगर वो मारते मारते नहीं थके। ऐसी सीन था दिल्ली में जब हर एक मिनट में एक सिख को दिल्ली के सड़कों पे मारा जा रहा था। 3 दिन ये चला, हर एक मिनट में एक सिख को दिल्ली की सड़कों पे मारा जा रहा था। कि कोई यहाँ पे आके इनके नाम पढ़ के दिखा दे, थक जाएगा इनके नाम पढ़ते, मगर ये उनको मारते हुए नहीं थके। और ये जो हुआ दिल्ली में हुआ, और दिल्ली जो कि देश की कैपिटल है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी उसकी कैपिटल है, उस कैपिटल में जो सिखों के साथ हुआ, हर एक मिनट में एक सिख को मारा गया। और दिल्ली, सारी दिल्ली में एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे कोई सिख सेफ था। ये देखिए, जो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड की आपको फोटो दिखाई है, अगर प्रेसिडेंट को अटैक किया जाता था तो कौन सा सिख जहाँ सेफ था। ये गुरुद्वारा रकाबगंज साहब की दर्शनी जोड़ी का गेट है। 1 नवंबर 1984 को जो मॉब था इस गेट से भी एंटर हुआ। और ये मेरे पीछे जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तब फुहारे थे और इनके दोनों साइड से ये मेरी सज्जे पासे जो बिल्डिंग नई बन गई है, वहाँ कुआं है, कुआं दिखाते हैं आपको। ये जो पीछे वाली दीवार जहाँ बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये पूरी दीवार उन्होंने धक्का मार के घेर दी थी। और जहाँ कम से कम 300-400 आदमी मॉब का यहाँ तक एंटर हो गया था। हम यहीं खड़े थे जहाँ उन्होंने पीछे से आके हम पे पत्थर मारने शुरू किए। जब हमने घूम के उनको तलवारों से डराया तब वो पीछे भागे, जहाँ तक मॉब आया। और ये जो सामने गेट है, इसको जो पर्दे लगे थे गेटों के, उनको उन्होंने आग लगा दी। आग लगाने की कोशिश की, दरवाजे को तो आग नहीं लगी, लेकिन पर्दे जो है वो जल गए। और गुरुद्वारा स्टाफ में जो सेवादार थे उन्होंने वो आग को कंट्रोल किया। यहाँ तक मॉब जो है वो एंटर हुआ। और ये काम सुबह से लेके 11 बजे से लेके 11:15 बजे से शाम 4, 4:30, 5 बजे तक, जब तक हमें आके पुलिस उठा के नहीं लेगी। उल्टा हुआ क्या कि मॉब को रोकने की बजाय पुलिस की 15 गाड़ियां यहाँ अंदर घूमी शाम को, और हमें उन्होंने वार्न किया कि जैसे हम वहीं खड़े हो जाएं, हम स्टैचू बन जाएं। वहीं से हमें सबको इकट्ठा करके लखीजा मंजारा हाल में खड़ के सबको, स्टाफ को, सारे बच्चों को, जितने भी लोग थे उनको तुगलक रोड थाने ले गए और पूरी रात वहीं रखा। अगले दिन नेक्स्ट डे 2 तारीख को शाम को उनको तुगलक रोड थाने से छोड़ा गया। इतना हाई सिक्योरिटी जोन होने के बावजूद यहाँ तक एक आदमी को बचाने के लिए या सुनने के लिए नहीं आया। और धन धन गुरु तेग पातशाह जी का शुक्राना है जिन्होंने आज तक हमें बचा के और अपने सिखों को, अपने स्थानों को आप सेव किया। और इसका इंसाफ अभी तक 40 साल में नहीं मिला है और ना कोई सुनवाई है। यहाँ 2 सिख श्रद्धालु मारे गए, जिंदा साड़े गए।
उनको कोई मेडिकल सुविधा नहीं दी गई, कोई उनको कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गया। पार्लियामेंट हाउस साथ है, सेंट्रल सेक्रेटरीट साथ है, राष्ट्रपति भवन साथ, 200 मीटर में राष्ट्रपति भवन है साथ में, लेकिन यहाँ तक कोई सुनने वाला नहीं आया। We are now joined by Mr. Sanjay Suri, who during the 84 anti-Sikh violence in Delhi was the crime reporter for the Indian Express and is currently political editor of CNN News 18 in Europe. Thank you so much, sir, for joining us today. Thank you, and thank you for finding time to speak with me and thinking of doing so. Not at all, sir. And thank you so much for helping us archive or build an oral history archive around 84 and its aftermath. I wanted to begin by asking for your recollections on the day of 31st October 84 itself, when Mrs. Indira Gandhi was assassinated. You know, it's been 40 years, and some memories are like it happened yesterday. I remember I was at breakfast at home in Malviya Nagar in South Delhi. And this was in the morning, about 9, sometime around then. And I had a call from a police officer I knew. He said, "Pata kar, Indra nu goli vajji hai." The world changed then on. Of course, that morning, as the crime reporter, I had to try and piece together a story on what happened, on the assassination. And through the friends and contacts I had in the police, I pieced together that information. A lot was not readily available. There were no formal public announcements from the police. So I was on that day preoccupied with putting together the story of the assassination, which of course was reported in the Indian Express the following morning. I used to ride my little scooter to go about my assignments. I stepped out of the house and all I saw was columns of smoke rising into the sky. I called the police press office. There was no response. There was going to be no response that day or in the days following. There was going to be no word from the police. We would only later discover why. But there was nothing to go by. I called various police officers. I just couldn't get through to them. There was absolute dead silence from the police. All I could see was that there were these columns of smoke rising into the sky. So I did what I could think best. In the distance, I could see a particularly thick column, and I rode my scooter in that direction. And that's how basic it was. As basic a guide as that to the reporting I would do through the day. It turned out to be the Guru Har Krishan Public School building in Vasant Vihar. It was on fire when I reached, and there were these heavy columns of smoke, not just from that building, but from all over the place. The whole sky was absolutely erupting with columns of smoke. Then on, there was nothing to go by, but I did speak to some people along the way, and they said that there is a problem at Rakabganj. There was no political source, there was no police source for that information. It was people. Clearly, there were people on the move. They seemed to know what was going on, and they shared that with me. So then I went to Rakabganj Gurdwara. This was on the 1st, and I had started out in the morning, so it would have been sometime afternoonish that I reached Rakabganj. I saw there that there was a huge crowd on the road outside Rakabganj, and it was being controlled by Kamal Nath, a Congress I member of parliament. There was
in the compound of that building, there was fire. There was a fire arising from heaps on the ground. I asked people what had happened. They said 2 Sikhs have been burnt alive. I was on the road outside Rakabganj Gurdwara. Kamal Nath was in complete charge of that crowd. I came face to face with him as a reporter, and seeing me, he made a small gesture. There was a group of people by his side. They were moving in a certain direction, and he raised his hand and they stopped. That little detail is important. Among other things, in my report in the Express the following morning, I included that reference as well. I was there as a reporter trying to do as professional a job as I could. I was not out to nail the Congress party or to absolve the Congress party. I had no view on that. I was not approaching Kamal Nath from a position of hostility. I was not out to defend him. I was trying to report this photographically. The facts were clear. Kamal Nath was there in complete charge of that crowd. That crowd had burnt 2 Sikhs alive right there. How often would you expect a stranger who's a nobody to walk in from the next street, raise a hand, and everybody stops? There had to be a relationship between that mob and Kamal Nath for that one little gesture. The other fact that stared everyone in the face, it did me, was there was a police force present. It was a CRPF force. They were in full riot gear. They had this bamboo shield. They wore helmets. They held sticks. And they stood in a neat formation by the side of that road across from the Gurdwara, facing the Gurdwara. They were watching this mob without any move made to stop them or to restrain anyone in that mob. They were under charge of Gautam Kaul. He was the additional commissioner of police, New Delhi range. So 3 districts within the Delhi police fell under his charge. And he just stood there. He didn't just stand there all the time. And I'm narrating to you what I saw from a distance of a few yards. At one point, this crowd surged forward again. 2 things happened. This time, if we are talking about moments and every moment speaking for itself, there was no move that I saw from Kamal Nath to restrain that mob. And what did Gautam Kaul do as the top officer in charge of the police force present? He scampered to a side. He ran from these people. This is the top police officer at that scene. He ran from just a few people running forward in his direction. This was the kind of cowardice, or do you want to call it complicity, evident on the streets at that time, right across from Rakabganj. This was what I saw of policing. What I did not know at that time was that this was going to be representative of such a massive collapse in policing. I had no idea about the scale of the killings that was going to begin and that had already begun. We had no word from the police. There was no other source. It was just from an individual wandering about, guided by what information one could find from people here and there,
that I had come to Rakabganj, I had no idea of the scale of this. It is only in retrospect that I could see that the police never were going to stop these people, and that it was not going to be about two. I was in a state of shock that two Sikhs had been burnt alive, two people burnt alive. How shocking, how unbelievable is that? And then, you just run out of adjectives, you run out of speech when you think of the scale and you confront the scale of what happened. So that was my assignment at Rakabganj. It was not an assignment from the office, it's what I found as I wandered along. I reported this. It appeared, of course, in the Indian Express that morning, my report. After the Mishra Commission was appointed the following year, I turned this report into an affidavit out of a sense of public responsibility that I had done my job as a reporter, but also as a citizen. I was eyewitness and I wanted to contribute to any process that declared it is set out to get at the truth and to deliver justice. I had no idea, of course, when I delivered the affidavit and I submitted it, how very distorted the Mishra Commission proceedings were going to be. Would you be able to speak a bit about the accounts of sexual violence that you encountered while you were reporting during those days? This was in Trilokpuri. This was a very elderly Sikh gentleman. He offered me tea, and there was a lady inside. She went to make tea, and he said, "ਐ ਮੇਰੀ ਧੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 25-30 ਬੰਦੇ ਛੜੇ ਸੀ." What do you do? It was widespread. It happened in Sultanpuri, perhaps the closest experience I've had to nearing death. I'm not trying to be melodramatic about this. That was the day I had driven to Sultanpuri with 3 colleagues, one from the Hindi newspaper and Sevanti Nainan, perhaps you know, is a very fine journalist. She was with us in the car. And there were about 10 or 12, maybe 15 men who stopped us. They were all wearing white kurta pajamas. I came back later and I verified from the residents there, these were all members of the Congress party, all of them Congress I workers. They stopped us, they said, "There's nothing happened here, go back." And behind them, I saw somebody in the distance putting his hand out of a door and waving. So I said, "Okay, we'll go back. But I need to turn the car around. It was too narrow to reverse." So in fact, I drove on and I drove on to that house. And it was a Sikh who had cut his hair. He was quivering, he was shaking. He says, "These people," and he also said, "these are all from the Congress party. They have killed at least 150 in the street. Some of us are still left. They're coming back to kill us. Do something." I turned the car around. And again, when I came back, there were these people in the street. They could see that I had spoken with someone. They could see that their claim that all was well wouldn't stand. It didn't stand anymore. They attacked us. They attacked the car. One person, he grabbed me and he grabbed my shirt, tore my shirt. I had my little reporter notebook in the pocket. He tried to grab it. And then another person from the other side opened the door and Sevanti was sitting there. And at that point, I just said, "I don't care. I need to get out of that." I sort of engaged the gear of the car and I ran. And I know that these people saw that I was not going to stop. One person tried to come up and try to stop him. And I hit him from the side. Didn't knock him down, but the car sort of scraped past him and
Certainly the side view mirror did, and we just got out of there. The minute we reached the office, there was no telephone call we could use anywhere along the way. Everything was shut. The office, we wanted to call somebody, do something, that these people are facing killing. Somebody needs to move fast. Who could we call? Who do you call? The police? There was no police. There was no policing in Delhi, except in bits and bobs here and there. I got through to a senior officer I knew finally. I said, look, this is an immediate danger. People's lives are at risk. This is what I've seen. He said, look, I'm going to put the phone down because I need to move quickly on this. I'm going to see that the army gets there. I couldn't go back to see if the army got there. It was late in the evening. I subsequently called him. Did the army go there? He said it did. Whether it was in time to save them, how shocking, how unbelievable it is, I still don't know. We could go on and on and on. I've done a full book on it, and there's a new second edition coming out. That might interest you. There might be things in it that you haven't encountered. And Thank you so much, sir. my last thought in it is I'm very glad and particularly thankful to you for making such a record of it as you do, because those of us who are in it now are close to passing away. It's good to get us before it's too late. Thank you so much, sir, for joining us today and for being so generous with your time. Thank you.